नमस्कार दोस्तों, 4 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने है, रीसेट रूरल जॉब पॉलिसीज रिकॉग्नाइज वुमेन वर्क। आपको ये समझना है कि इस आर्टिकल को लिखा किसने है, उससे आप उसके स्टैटिस्टिक्स को भी समझ पाएंगे। लिखा है मधुरा स्वामीनाथन जी ने, प्रोफेसर है ये इकोनॉमिक एनालिसिस यूनिट के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो चूंकि ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ स्टैटिस्टिक्स इन्होंने खुद से कंपाइल किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं इसको बहुत सीरियसली देखिएगा। बहुत सारी चीजों को आप मेंस के एग्जाम में भी कोट कर पाओगे। ऑथर बस यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले रूरल वुमेन की हालत क्या थी, लॉकडाउन के बाद रूरल वुमेन की हालत क्या हो गई है, और ये बताया जा रहा है कि मेन और वुमेन के बीच में जॉब फील्ड में कैसे डिफरेंशिएशन हो रहा है, कैसे वो डिसएडवांटेज में है, इसको देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल है पुलिस वायलेंस एंड हाउ सम लाइव्स डू नॉट मैटर। यहां पे पुलिस के बिहेवियर के ऊपर कुछ एनालिसिस की गई है, और एनालिसिस में सबसे पहले तो ये बोला गया कि भाई हैदराबाद में 2019 दिसंबर 2019 में 4 लोगों का आप कह सकते हैं इनकाउंटर किया था हैदराबाद पुलिस में। क्यों? क्योंकि दे वर कन्विक्टेड ऑफ रेपिंग अ हैदराबाद डॉक्टर। एक हैदराबाद की वेटनरी डॉक्टर था जिनको एक फिक्शियस नाम दिया गया दिशा, उनका रेप हो गया था, उनको मार दिया गया, जिसके बदले में 4 लोगों का इनकाउंटर किया हैदराबाद पुलिस में। तो जब वो इनकाउंटर किया तो लोगों ने हैदराबाद पुलिस को प्रेज किया, और अभी के लिए जब बेनिक्स और जयराज जी को मारा गया है तो लोग पुलिस को गालियां दे रहे हैं। तो क्या इस तरीके का बिहेवियर पुलिस की तरफ सही है? क्या हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड लॉ होना चाहिए जिससे कस्टोडियल डेस्क और पुलिस वायलेंस पे चेक रखा जा सके? इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में कहा गया है, इसको देखेंगे। ये आर्टिकल है बेंडेड लाइक इटली। अच्छा, एक और बात दोस्तों, ये जो पुलिस वायलेंस वाला आर्टिकल है ना, और ये जो अभी तमिलनाडु में आपका हुआ है, तमिलनाडु में ये सतनकुलन तमिल टाउन में, ये आपको यहाँ पे स्मैप में दिख भी रहा होगा। आपको पूरी स्टोरी जाननी तो आज ही के एडिटोरियल में व्हेन प्रोटेक्टर्स टर्न प्रेसिपिटेट्स, इसको पढ़िए। इसमें आपको ये पूरी स्टोरी पता चल जाएगी कि एक्चुअली में वहां पे हुआ क्या था। अब यहाँ पे इसको मैं एडिटोरियल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एडिटोरियल के कंटेक्स्ट के बाहर चली जाएगी ये स्टोरी। बट आप जानना चाहते हैं, आपको इस केस के बारे में नहीं पता है, तो आप वो वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं। फाइनली एक आर्टिकल है ये बेंडेड लाइक इटली। कोविड 19 की बात की गई है। दुनिया भर में कोविड 19 बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत सारे केसेस हो गए हैं। इनफैक्ट इंडिया में ही 6 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। तो केसेस की बढ़ने की स्पीड को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, कुछ स्टैटिस्टिक्स को बताया गया है, और फाइनली ये बोला गया है कि इंडिया को कुछ इटली और स्पेन जैसा करना चाहिए। आपको मालूम है जब ये पैंडेमिक शुरुआत हुआ था सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे इटली और स्पेन। तो जिस तरीके से इटली और स्पेन ने पैंडेमिक को हैंडल किया उस तरीके से इंडिया को भी करना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि इटली और स्पेन के कुछ स्पेसिफिक टैक्टिक्स को यहाँ पे बताया नहीं गया है, इसलिए मैं इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बस स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं, आप एक बार पढ़ लो। और वो स्टैटिस्टिक्स भी परमानेंट नहीं है, अभी के हैं, आगे आने वाले समय में चेंज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे वो है लेसन्स फॉर इंडिया। इटालियन मेरीन्स का केस हुआ था 2012 में, उस केस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। एक शिप था एनरिका लेक्सी नाम का, उसने केरला के कोस्ट पे दोस्तों फरवरी 2012 में 2 फिशरमैन को गोलियां मार दी, और बाद में उन्होंने बोला कि हमने तो इन फिशरमैन को गोली इसलिए मारी, हमको लगा ये पायरेट्स हैं। काफी बवाल हुआ था। उसके बाद एक डिप्लोमेटिक टसल चला था इंडिया के बीच में और इटालियन गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व था। फाइनली इसका डिसीजन आया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जिसमें मरीन्स को एक्सोनरेट कर दिया गया है। उनको बोला गया है कि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस इंडिया में नहीं चलाए जाएंगे, बट यस इटालियन कोर्ट्स में उनके ऊपर केस चलेगा। तो ये पूरा मैटर क्या है, मुद्दा क्या है, उसको भी हम लोग अपने इस आर्टिकल में देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं रीसेट रूरल जॉब पॉलिटीज एंड रिकॉग्नाइज वुमेन्स वर्क। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए, कोविड 19 के पैंडेमिक ने लेडीज के काम पे इफेक्ट डाला है, ह्यूज इंपैक्ट डाला। और प्रॉब्लम ये है कि वो इफेक्ट कुछ इस तरीके से डाला है कि वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। पहले भी जो वुमेन काम करती थी तो वो जिस तरीके से काम करती थी, लेबर फोर्स में जो इनका इन्वॉल्वमेंट था, आप देखोगे कि वो भी ऑफिशियल डाटा में ठीक तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होता था। और जब कोई चीज ऑफिशियल डाटा में ठीक तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं लेगी, और अपोजिशन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती है। यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करी गई है, कुछ स्टडीज की बात करी गई है, देखते हैं क्या स्टडीज है। एक स्टडी है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा। ये स्टडी हुई थी 5000 वर्कर्स पे 12 स्टेट्स में, जिसमें 52% ऑफ द वर्कर्स वर वुमेन वर्कर्स। और इस स्टडी ने बोला है कि भैया लॉकडाउन के दौरान वुमेन वर्कर्स की हालत मेन वर्कर से बहुत ज्यादा खराब थी। फिर आप उसमें देखोगे जो रूरल कैजुअल वर्कर्स है। आप बोलोगे कैजुअल वर्कर्स क्या होता है? कैजुअल वर्कर्स दोस्तों जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। तो आप देखोगे कि गांव के इलाकों में, रूरल इलाकों में सबके पास तो देखिए अपनी जमीन है नहीं, ठीक है।
तो जब आप किसी दूसरे की जमीन पे जाके काम करते हो दिहाड़ी पे दिन की, तो आपको बोला जाएगा कैजुअल वर्कर्स। तो कहा जाए कि इस लॉकडाउन के समय पे 71% वुमेन कैजुअल वर्कर्स ने अपनी नौकरियां खोई और 59% मेन कैजुअल वर्कर्स ने अपनी नौकरियां खोई। तो नौकरियां तो दोनों ने खोई हैं, बट वुमेन कैजुअल वर्कर्स की नौकरी ज्यादा गई है। फिर एक और डाटा है फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये क्या बोलता है कि अप्रैल 2020 में जो जॉब लॉसेस हुए हैं और अप्रैल 2019 में जो जॉब लॉसेस हुए थे, वो अप्रैल 2020 में बहुत ज्यादा है ओवरऑल भी, जिसमें रूरल वुमेन का प्रपोर्शन मेन के प्रपोर्शन से बहुत ज्यादा है। तो वुमेन को काफी नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन में, ये बोला जा रहा है। फिर यहां पे दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन को कोट किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, FAS, फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज, और 2017-18 का डाटा है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं। देखिए, एक चीज होती है आपकी टाइम यूज सर्वे, ठीक है। क्या होते हैं ये टाइम यूज सर्वे? टाइम यूज सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंफॉर्मेशन के एनालिसिस में। टाइम यूज सर्वे में क्या होता है कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए एक इलाके में कितनी एक्टिविटीज हो रही है, उन सारी एक्टिविटी को कंपाइल किया जाएगा और उनसे रिलेटेड डाटा को एनालाइज किया जाएगा। और ये जो टाइम पीरियड रखा जाता है, ये 24 घंटे का रखा जाता है। तो 24 घंटे में एक इलाके में जितनी भी एक्टिविटी हुई है, उस एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स को कंपाइल किया जाएगा और उसको एनालाइज किया जाएगा। अब देखिए, 2017-18 की बात की जा रही है। नेशनल लेबर फोर्स सर्वे आता है। ये नेशनल लेबर फोर्स सर्वे ने बोला कि भाई 2017-18 में जो रूरल इलाके में लेडीज रहती हैं, उसमें से 25% लेबर फोर्स का हिस्सा है। लेबर फोर्स का हिस्सा कहने का मतलब कि वो लेडीज हैं जो काम ढूंढ रही हैं, जो काम करना चाहती हैं, ठीक है। ऑथर ने ये जो टाइम यूज सर्वे कराया है, ऑथर ने बोला कि भाई अगर पूरे साल का सर्वे को हम कंपेयर करें 2017-18 का, तो 100% ऑफ द वुमेन आर इन लेबर फोर्स। वो अलग बात है कि 100% ऑफ द वुमेन को लगातार एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, कुछ सीजन में कुछ वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिला, कुछ सीजन में कुछ वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो ऑथर यहां ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो NLFS का डाटा है कि 25% ऑफ द वुमेन आर इन लेबर फोर्स, ये डाटा ही गलत है। 100% ऑफ द वुमेन आर इन लेबर फोर्स, बट ऑब्वियस बात है उन वुमेन्स को टाइम नहीं मिलता, उन वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसके चलते वो नुकसानदायक है। गवर्नमेंट क्या बोल देती है, गवर्नमेंट ऐसे सर्वे करा के बोल देती है कि भाई केवल 25% लेबर फोर्स। तो भाई अगर 25% लेबर फोर्स तो कुछ होगा ही नहीं, जबकि 100% ऑफ द रूरल वुमेन आर इन लेबर फोर्स, ये बोला जा रहा है। तो यहां पे आवाज किस चीज पे आ रही है? क्राइसिस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। क्राइसिस हो रखा है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का। साफ साफ देखिए, लेडीज के पास, रूरल वुमेन्स के पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। तो जब उनके पास लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है तो वो काम करती नहीं है, और जब वो काम करती नहीं है तो ये बोल दिया जाता है कि वो लेबर फोर्स से बाहर निकल गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो लेबर फोर्स से बाहर इसलिए निकली होती है क्योंकि उनके पास कुछ काम होता ही नहीं है। अगर उनको काम दे दिया जाएगा वो लेबर फोर्स में आ जाएंगी। और ये जो प्रॉब्लम है, ये पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा ऑथर कह रहा है। तो ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर रूरल इलाके में वुमेन के काम को देख रहे हो तो आप सारे सेक्शंस ऑफ वुमेन को देखिए, ऑल सेक्शंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स को देखिए। केवल जो पीजेंट्री सेक्शन उसको मत देखिए, केवल वो सेक्शन जो रूरल लेबर में इन्वॉल्व है, मैनुअल वर्क करता है, कैजुअल वर्क करता है, दिहाड़ी पे काम करता है, केवल उसको लेबर फोर्स मत मानिए। सारे रूरल हाउस होल्ड आपके लेबर फोर्स में आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे निकल के आता है। फिर विलेज लेवल पे जो इन लोगों ने एनालिसिस की, इस पे एक और फाइंडिंग निकल के आती है कि भाई जो लेडीज थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं और ये यंग है, वो अगर काम ढूंढती है तो वो काम एग्रीकल्चर के फील्ड में नहीं ढूंढती है, वो नॉन एग्रीकल्चरल स्किल्ड वर्क में काम ढूंढती हैं, और नॉन एग्रीकल्चरल स्किल्ड वर्क भी वहां पे अवेलेबल है नहीं। उसके बाद एक चौथा फीचर निकल के आता है। चौथा फीचर ये है कि भैया जो मेन की वेजेस है, जो मेन को सैलरी मिल रही है और जो वुमेन को सैलरी मिल रही है, उसमें बहुत फर्क है। वुमेन की सैलरी मन की सैलरी से बहुत कम है। कुछ जगहों पे, बहुत स्पेसिफिक केसेस में, एक्सेप्शंस में वुमेन की सैलरी मेन से ज्यादा हो जाती है, पर ज्यादातर केसेस में मेंस की सैलरी वुमेन से ज्यादा है। और खास बात दोस्तों कि ये जो गैप है ना मेल और फीमेल वेजेस का, नॉन एग्रीकल्चरल टास्क में ज्यादा है। एक बार को एग्रीकल्चर में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वहां पे लेडीज और जेंट्स की सैलरी में फर्क थोड़ा कम होगा, बट नॉन एग्रीकल्चरल वर्क जहां पे स्किल्ड वर्क आ जाता है, वहां पे वुमेन की वेजेस मेन की वेजेस से बहुत ज्यादा कम है दोस्तों। उसके बाद जो एक बहुत मेजर चीज निकल के आती है वो क्या है? वो ये है कि भैया ये जो वुमेन है वो एक और बहुत तगड़े काम में इन्वॉल्व है, जैसे कि
केयर वर्क, तो वो घर पे खाना बनाती हैं, सफाई, झाड़ू पोछा, चाइल्ड केयर करती हैं, एल्डरली केयर करती हैं, और ये काम बहुत ही ज्यादा कमर तोड़ देने वाला है। लेडीज परेशान हो जाती हैं। आप देखोगे दोस्तों लीन सीजन के दौरान, आप देखिए इसके बारे में मैंने पहले भी अपने एडिटोरियल आर्टिकल्स में बात की, जो वुमेन है हमारी, खासकर जो हमारी रूरल वुमेन और इवन जो अर्बन वुमेन है, उनके ऊपर डबल बर्डन आता है। मतलब उनको घर के काम तो करने ही है कि घर में बच्चों का ध्यान रखना है, साफ सफाई करनी है, बूढ़ों का ध्यान रखना है, खाना बनाना है फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, उसके साथ साथ वो ऑफिस भी जा रही है। तो रूरल इलाके में भी वुमेन दोनों काम करती है, अर्बन इलाके में भी ज्यादातर वुमेन दोनों काम करती है, जिसके चलते उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है और जो वो काम का ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस FAS के टाइम यूज सर्वे की बात की जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और केयर दोनों को मिला दिया जाए तो लीन सीजन में, ये रूरल इलाके की बात हो रही, लीन सीजन मतलब जब एग्रीकल्चर का पीक सीजन नहीं है। पीक सीजन क्या होता है, मान लीजिए हार्वेस्टिंग हो रही राबी क्रॉप की या खरीफ क्रॉप की, तो बड़े मैसिव स्केल पे आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को काटना है, तो वो पीक सीजन होगा। लीन सीजन मतलब जब कुछ नहीं हो रहा है, क्रॉप्स बड़ी हो रही है, उस समय पे ज्यादा काम नहीं है। अगर लीन सीजन की बात करें तो लेडीज 61 से 88 घंटे काम करती हैं एक दिन में, सॉरी एक हफ्ते में। तो लीन सीजन में वुमेन 61 से 88 आवर्स काम करती है ना वीक। वहीं पे अगर पीक सीजन आ जाता है तो वुमेन 91 आवर्स काम करती है एक दिन में, यानी एक वीक में। तो 91 आवर्स इन वन वीक अमाउंट्स टू 13 आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे, और दिस इज बैक ब्रेकिंग वर्क। बहुत मुश्किल काम होता है। कोई भी वुमेन चाहे लीन सीजन हो चाहे पीक सीजन हो, एक हफ्ते में 60 घंटे से कम काम नहीं करती। और अगर 60 घंटे को भी डिवाइड कर दो 7 से, तो भैया 8 घंटे से ज्यादा आता है पर डे, और 8 घंटे का बैक ब्रेकिंग वर्क अच्छा खासा होता है। और जस्ट इमेजिन करिए पीक सीजन के दौरान 91 आवर्स पर वीक, 13 घंटे का दिन का काम, मेंटली और फिजिकली एक तरीके से टॉर्चर हो जाएगा इन वुमेन का, इतना काम आ जाएगा इनके ऊपर। फिर अभी कोविड-19 के चलते दोस्तों कुछ नुकसान भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ है, देखिए कोविड-19 का लॉकडाउन हो गया, चीजें बंद हो गई, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जब फसल की कटाई की बात आती है, फसल हार्वेस्टिंग की बात आती है, तो भैया अभी अभी राबी की हार्वेस्टिंग हुई थी। आपको पता है कि विंटर क्रॉप होती है हमारी राबी, राबी की हार्वेस्टिंग होती है। मार्च से मई तो लीन महीना होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस एक राबी की हार्वेस्टिंग होती है नॉर्दर्न इंडिया में, और वो राबी की हार्वेस्टिंग लार्जली मैकेनाइज्ड है, उसके लिए मशीनें अवेलेबल हैं, तो मैनुअल लेबर लगता नहीं। अब तो जो हार्वेस्टिंग है वो मैकेनाइज्ड होने लगी है। तो भाई किसी और चीज में इन्वॉल्व हो तो भाई वेजिटेबल्स के काम में, तो वेजिटेबल भी उगाए जाते हैं ना, उन कामों में इन्वॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग आ गई, तो ज्यादातर जिनके पास वेजिटेबल फार्म्स थे वो फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व हो गए उन वेजिटेबल हार्वेस्टिंग में। उन्होंने बाहर के वर्कर्स को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया ही नहीं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं इन्फेक्शन ना फैल जाए। जो ये बाहर से लोग काम करने आ रहे हैं ये कहीं वायरस को तो लेके नहीं आ रहे हैं। तो जो काम पहले थोड़ा बहुत मिलता था इन रूरल वुमेन को, वो मिलना भी बंद हो गया क्योंकि इन्फेक्शन का डर था। तो इस तरीके से आप देखोगे कि लॉकडाउन के टाइम पे जो काम की अवेलेबिलिटी थी इन वुमेन के पास वो बहुत कम थी। तो आप देखोगे कि चाहे एनिमल रियरिंग ले लीजिए, चाहे मछली पकड़ने का काम ले लीजिए, चाहे पौधों को उगाने का काम हो जाए, फ्लोरिकल्चर हो जाए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंप्लॉयमेंट था, जो भी इनकम थी, वो गिरी है दोस्तों। फिर आप देखेंगे कि जो एनिमल सेक्टर है, फॉर एग्जांपल गोट्स, चिकन्स, इनकी बात कर लीजिए, तो गोट्स चिकन्स का कंजम्पशन भी कम हुआ था लॉकडाउन के दौरान पे। उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया के बहुत से हिस्से में मिल्क कोऑपरेटिव्स होते हैं। तो भाई घर में लोग बकरियां पालते हैं, गाय भैंसे पालते हैं, उससे दूध निकालते हैं, जाके कोऑपरेटिव में बेचते हैं। अब जब लॉकडाउन लग गया तो दूध की रिक्वायरमेंट भी बंद हो गई, चूंकि रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो गए। तो जब दूध की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो मिल्क कोऑपरेटिव्स को भी कम दूध चाहिए था। तो वो लेडीज जो कि गांव से अपनी गाय भैंसों और बकरियों का दूध धो के जाती थी इन कोऑपरेटिव्स को बेचने के लिए, उन कोऑपरेटिव्स ने दूध खरीदा ही नहीं, उससे भी इन लेडीज की जो इनकम थी वो गिर गई। फिशरमैन की सेल गिर गई, लॉकडाउन लगा हुआ था, फिशर्स की डिमांड ज्यादा थी नहीं, तो ना ही ये मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने जा रहे थे और ना ही इनकी लेडीज सुबह मार्केट में बैठ के मछलियां बेचती थी। फिर जो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब था, जो छोटा मोटा जॉब होता है ना गाय के इलाके में, कि ईंट की भट्टी होती, कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती, मनरेगा का काम चल रहा होता है, ये भी बंद हो गया दोस्तों। मनरेगा की रिक्वायरमेंट आप देखोगे ज्यादातर जो अप्रैल का महीना है उसमें मनरेगा का काम नहीं चला, लेकिन जैसे ही मई का महीना आएगा मनरेगा का काम में जबरदस्त इंक्रीज आएगा, ठीक है। अच्छा, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट कुछ पॉजिटिव सेक्टर्स में भी है दोस्तों। आप देखोगे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, मिड डे मील हो गए, तो स्कूलों में जो मिड डे मील का खाना बनता है कौन बनाती है, वुमेन्स बनाती है। आपने आशा का नाम सुना होगा।
एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, ये वुमेन्स होती हैं जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं। जैसे ही कोविड-19 का पैंडेमिक फैला, ये आशा, ये एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स बन गई। और खास बात ये थी कि ये ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जिनके पास ज्यादातर केसेस में ना प्रॉपर इनकम थी, ना प्रॉपर काम था, ना रेगुलर वेज थी और ना ही कोई प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस था। उसके बाद भी कोरोना से हैंडल करने में ये लोग लड़ रहे थे दोस्तों। तो बस यहां पे यही बोला गया है कि एक रोड मैप लेके आना चाहिए, वुमेन को काम ठीक से मिल सके, वुमेन के एक्चुअल जो उनका पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में उसको आइडेंटिफाई गवर्नमेंट करे और उनके लिए प्रॉपर स्कीम्स लेके आए। ये सब चीजों के बारे में बात की गई। मैंने बहुत से यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आपको बताए हैं जो आप अपने एग्जाम्स में कोट कर सकते हो दोस्तों। थोड़ा आर्टिकल जरूर लंबा हो गया, बट स्टैटिस्टिक्स जरूर कोट कर लीजिएगा, काम आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं, यहां बात कर रहे हैं पुलिस लाइफ्स एंड हाउ सम लाइफ्स नॉट मैटर। यहां पे क्या बात की गई है, तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एज अ कंट्री इंडियन सीक्स अकाउंटेबिलिटी सेलेक्टिवली बिकॉज देयर कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ इज नॉट प्रिंसिपल। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत की वीडियोस देखी है ना मेरे, क्या बोलता है रूल ऑफ लॉ, कि भाई हर चीज होगी नियम कानून के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब के अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इंडिया में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से नियम कानून के हिसाब से अबाइड करने को तैयार नहीं है। जब उनको लगता है कि इंस्टेंट जस्टिस हो रहा है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स की भी गलती नहीं बोली जा सकती, ये मेरा कहना है दोस्तों। हमारा जुडिशरी का जो प्रोसेस रहा है इतना लेट रहा है, सालों सालों तक केसेस कोर्ट में चलते ही चले जाते हैं, कोई सिर्फ हियरिंग नहीं होती, कोई जजमेंट जल्दी नहीं आता है। तो लोगों का तो भरोसा रूल ऑफ लॉ से जाएगा ही ना। लोगों की क्या गलती है, अगर कोर्ट में केस लेके जाओ और केस का जल्दी रिजोल्यूशन आ जाए तो सबको अच्छा लगेगा, पर जल्दी रिजोल्यूशन आता ही नहीं भाई, सालों केस खिंचता रहता है। चलिए खैर, इस आर्टिकल में वापस आते हैं। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, 4 लोगों का इनकाउंटर किया था हैदराबाद पुलिस ने। कौन कौन थे ये आप देख सकते हैं, चेना कसावलू, मोहम्मद अरीफ, नवीन एंड शिवा। क्या किया था इन लोगों ने, दिशा केस में एक वेटनरी डॉक्टर थी, उसको इन लोगों ने, कहा जाता है कि उसकी स्कूटी का टायर पंचर किया, उसको उठा के ले गए, उस पर रेप किया और बाद में उसको मार दिया। दिस वाज अ ब्रूटल एक्सीडेंट। और उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि हैदराबाद पुलिस ने इन 4 लोगों का इनकाउंटर किया। हालांकि देखिए उस समय बहुत आवाजें उठ रही थी, हैदराबाद पुलिस में बहुत सारे सेक्शंस ने यह भी बोला ये कैसा इनकाउंटर है, कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई नहीं, इनको मार दिया गया, हो सकता है ये वो लोग हो ही नहीं जिन्होंने रेप किया हो, बहुत सारी बातें देखिए चल रही हैं। लेकिन उस समय पे हमारा मेजर सेक्शन था हमारे आबादी का जो बोल रहा था बिल्कुल सही हुआ, ये जो पुलिस ने किया बिल्कुल सही किया। अब देखिए यहाँ पे ये इंस्टेंट जस्टिस हो रहा है यहाँ पे, मतलब कोर्ट ने कोई हियरिंग नहीं दी है अभी, कोर्ट के सामने ये लोग कि लॉ को प्रूव नहीं किया गया, कोर्ट ने इनको फांसी की सजा नहीं सुनाई है, अभी ये सब कुछ नहीं हुआ है, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया और लोग पुलिस के इस एक्ट को शाबाशी दे रहे हैं कि वाह भाई मार दिया, सही हुआ। लेकिन देखिए ऑथर का यहां बोलना है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चीजें नहीं हुई। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, इन 4 लोगों को कोर्ट के सामने लेके जाया जाएगा, इनके इल्जाम को प्रूव किया जाएगा, इनको सजा दी जाएगी। अब इस तरीके के केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये 4 लोग उस केस में इन्वॉल्व ना हो और एक्चुअली में वो रोप किसी और 4 ने किया हो तो वो तो बच गए ना, ठीक है, असली गुनहगारों को तो सजा नहीं मिली ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा इसमें हुआ होगा, बट रूल ऑफ लॉ ये बोलता है, रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी को सजा दीजिए तो प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर के हिसाब से दीजिए। इंडिया में क्या होता है कि आप इंसान के क्राइम के हिसाब से डिसाइड करते हो कि पुलिस ने जो किया वो सही है वो गलत है। जैसे अभी के लिए जो जयराज है, जो उनका बेटा है बेनिक्स, इसको पुलिस ने इंस्टेंट वायलेंस में मार दिया, तो इसके अगेंस्ट में काफी बड़ा पब्लिक आप कह सकते हैं रिवल्शन, और बिल्कुल सही भी है। ये जो पुलिस का टॉर्चर है ये बंद होना चाहिए। ये क्या बवाल चल रहा है, तुम किसी को भी मारोगे क्या, ठीक है। तो अब यहां पे बात आ रही है रूल ऑफ लॉ की। अब लोग बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की कि भाई ये जो जयराज जी को मारा गया और जो बेनिक्स को मारा गया, जो उनका बेटा था, जो छोटी सी मोबाइल शॉप की दुकान चलाते हैं, कहा जाता है कि अगर उनके ऊपर लीगल केस चलाया जाता तो अगर उनको मैक्सिमम सजा होती तो 3 महीने की होती, मैक्सिमम केस चलाया जाता। लेकिन यहाँ पे तो उनको इतना टॉर्चर किया गया कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इस केस में आप पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो यहाँ 2 चीजें निकल के आती हैं। हैदराबाद वाले केस में आपने पुलिस को प्रेज किया और इस केस में आप पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हो। दोनों ही केसेस में रूल ऑफ लॉ वायलेट हुआ है, ठीक है, दोनों ही केसेस में रूल ऑफ लॉ वायलेट किया है। लेकिन देखिए यहां पे पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है ऑथर, और बिल्कुल सही ठहरा रहा है।
पब्लिक की इमेज से सोचिए, पब्लिक ने हैदराबाद वाले केस में पुलिस एक्शन को जस्टिफाई कर दिया और इस केस में आप ना पुलिस एक्शन को उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। तो यहां पे हमारा मॉरल जजमेंट गलत हो रहा है। ठीक है, पुलिस की पावर, हमारा जो मॉरल जजमेंट है और पुलिस की पावर के बीच की लाइन को हम क्रॉस कर रहे हैं। जब पुलिस ने इन हैदराबाद में 4 लोगों को मारा तो हमने मॉरली उस चीज को जस्टिफाई किया, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब यहां बेनिक्स को मारा तो हम उसको मॉरली जस्टिफाई कैसे करें? मान लीजिए यहीं पे पुलिस इस बेनिक्स को और इस जयराज के ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा देती, बोल देती कि ये ड्रग पेडलिंग कर रहे थे या इन्होंने कुछ और गलत काम किया, और उस तरीके से सामने इस चीज को पोर्ट्रे किया जाता, तब लोगों का पब्लिक ओपिनियन बदल जाता। तो यहां पे सब कुछ हो रहा है पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये यहां पे ऑथर पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंडर जिसने रेप किया है, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने मर्डर कर दिया है, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने टेररिस्ट एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया है, तो वो पूरी तरीके से एंटी नेशनल हो गया। तो ऐसे केसेस में आप मॉब जस्टिस को जस्टिफाई करते हो, मॉब जस्टिस, और ये एक तरीके का मॉब जस्टिस ही है कि पुलिस गया, इनकाउंटर कर दिया, खत्म, बवाल खत्म। अब ये वो जमाना थोड़ी ना है 1960s 70s 80s का मुंबई का कि भैया दाऊद जैसे गैंगस्टर घूम रहे हैं इंडिया में कि भैया मारो। अब जमाना बदल गया है, अब गैंगस्टर्स उतने ओपनली नहीं घूमते हैं यहाँ पे। तो ये जो मॉब जस्टिस वाला जो कंसेप्ट है वो सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे चीजों को रूल ऑफ लॉ के हिसाब से करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिए हुए हैं दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स ये दिया हुआ है कि भाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पिछले 3 सालों में 5300 कंप्लेंट्स आई है कस्टोडियल डेथ्स की, ये बोला गया। वहीं पे अगर आप 2000 से लेकर 2018 तक की बात करते हो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1727 मौतें हुई हैं पुलिस कस्टडी में, लेकिन केवल 26 ऑफिसर्स को चार्ज किया गया। तो 3 सालों में 5300 केसेस के कस्टोडियल वायलेंस के केसेस गए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, और पूरे चांसेस है कि 5300 से बहुत ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई होंगी। लेकिन ऑफिशियल फिगर 2000 से 2018 क्या बोलता है कि भैया केवल 1727 डेथ इन पुलिस कस्टडी और केवल 26 पुलिस ऑफिसर्स को सजा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो हमारी पुलिस को ये ताकत देता है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी इस पुलिस को ताकत देते हैं, और वो चाहते हैं शायद कि हमारी पुलिस के पास ये ताकत रहे। तो क्या इसके बारे में पहले कुछ किया गया? मैंने कल या परसों के आर्टिकल में भी ये बात बताई थी, मैं आज के आर्टिकल में भी ये बात बता रहा हूं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी ये सजेशन दे चुका है कि मान लीजिए पुलिस की कस्टडी में किसी एक पर्सन की मृत्यु होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पुलिस होगी। अभी का लॉ क्या बोलता है? अभी का लॉ ये बोलता है कि अगर कोर्ट में केस जाता है तो जो प्रोसिक्यूशन है यानी जो मरा है उसकी तरफ से जो वकील है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि पुलिस वालों ने मारा है। जबकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बोला है कि अगर पुलिस की कस्टडी में किसी की मौत होती है तो पुलिस वालों को यह साबित करना पड़ेगा कि भैया ये मौत उनकी वजह से नहीं हुई। तो लॉ उल्टा हो रखा है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोला? लॉ ऐसा होना चाहिए कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होती है तो पुलिस की जिम्मेदारी बैठती है। लेकिन अभी के लिए क्या है कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो गई तो जो प्रोसिक्यूशन है वो वकील जो कि उस मरे हुए पर्सन के बिहाफ पे लड़ रहा है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पुलिस वालों ने मारा है। तो उल्टा चल रहा है। प्लस दोस्तों हमने साइन कर दिया यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को, यूएन कैट को मैंने पहले बताया था 1997 में अप्रोक्सीमेटली साइन किया था, लेकिन आज तक हमने इसको रेटिफाई नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार ऐसी गाइडलाइंस दे चुका है जिसमें टॉर्चर को रोकने की बात की गई है, अकाउंटेबिलिटी को रोकने की बात की गई है, लेकिन प्रॉपर लेजिस्लेटिव मेजर्स अभी भी इनके लिए नहीं लिए गए हैं। कुल मिला के बात ये चल रही है कि ये जो भी कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, डेथ हो रहा है, इसको गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही है। ये सब बातें दोस्तों कही जा रही हैं। प्लस पॉलिटिशियंस का और जो हमारा किस हद तक कहते हैं सोसाइटी का जो सोच है उनका यही सोचना है कि भाई पुलिस को पावर दो, क्योंकि जब आप पुलिस को पावर दोगे तो जो हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं उनको पुलिस कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन खास बात यह भी कि जो बहुत ज्यादा हार्डन क्रिमिनल्स है उनकी पुलिस के साथ साठगांठ हो जाती है, और जब उनकी पुलिस के साथ साठगांठ हो जाती है तो उनके खिलाफ तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाकी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के खिलाफ हो जाता है, जैसे यहाँ पे बेनिक्स के केस में हमने देखा। तो ये जो बेनिक्स और जयराज का जो खून हुआ है ये पब्लिक की वजह से है, इसका जो ब्लड है वो हमारे हाथों में है। पूरी तरीके से पुलिस को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए, ये जो हमारी सोच है, पब्लिक की सोच है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। अगर हम अपने पॉलिटिशियंस पे प्रेशर डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यूएनसीएटी और पुलिस को हमारे पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल कर देंगे। कहीं ना कहीं हमने इस मॉब जस्टिस को जस्टिफाई किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है।
ऑथर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, लेसन्स फॉर इंडिया। इटालियन मरीन का केस है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसमें हुआ क्या। 2012 की बात है, एक शिप था जिसका नाम था एनरिका लेक्सी। इस एनरिका लेक्सी पे ये मरीन सवार थे। इन मरीन्स ने क्या किया, केरला कोस्ट से लगभग 20.5 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे एक फिशरमैन की बोट जा रही थी, उस पर गोलियां चला दी, 2 फिशरमैन की उसमें मौत हो गई। भाई गुस्सा आ गया, फरवरी 2012 की बात है भैया। इस फिशर वेसल को, एनरिका लेक्सी को इंटरसेप्ट किया इंडिया की फोर्सेस ने और इनको ले आए इंडिया में, और उन इटालियन मरीन्स को अरेस्ट कर लिया गया और बोला गया कि इन इटालियन मरीन्स ने इंडियन सॉइल पे एक क्राइम को परपेट्रेट किया है, इसलिए इनको यहाँ के क्रिमिनल कोर्ट्स में ट्राई किया जाएगा। बवाल बन गया भाई। इटली बोलने लगा इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। तो अगर बात की जाए कि इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, तो वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी किसके अंदर है, तो इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है किसके अगेंस्ट, सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट 2002। ये एक एक्ट है 2002 का, इसके अंदर इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी, ये वाला एक्ट। सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट। यानी इटालियन मरीन्स ने बोला कि भैया हमने तो इसलिए गोली चलाई होगी, हमको लगा ये मरीन है, बोट को लूटने के लिए आ रहे हैं, जबकि वो तो बेचारे सीधे साधे फिशरमैन थे। अब आप सोमालिया के मरीन से उनको कहां कंपेयर कर रहे हो, वो तो मछलियां पकड़ने गए, तो मछलियां पकड़ने लोग जाते ही हैं। तो भाई उन इटालियन मरीन्स को अरेस्ट कर लिया गया। फिर बीच में उन इटालियन, ये सब बातें चल रही थी कि उन इटालियन मरीन्स को छोड़ दिया जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। उस समय पे जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट थी, उसका इस इश्यू को जो हैंडलिंग थी, वो हैंडलिंग उनकी अच्छी नहीं थी, बहुत ही गंदी हैंडलिंग थी। और आप बीच में देखेंगे कि ये इटालियन मरीन्स एक बार सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके इटली वापस चले गए, और इटली वापस जाने के बाद जब वो इटली गए तो उन्होंने एक रिटर्न, आप कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन दिया था कि जब भी हमें सुप्रीम कोर्ट वापस बुलाएगी इंडिया की, हम वापस आ जाएंगे। एक बार जब वो इटली पहुंच गए, उन्होंने वापस आने से मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो इटालियन एम्बेसडर है, इसने अपनी जो कमिटमेंट है, अपनी कमिटमेंट से इटालियन एम्बेसडर पीछे हट गया, इस इटालियन एम्बेसडर को अरेस्ट कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया था उस समय पे, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया, प्रकट हो गए ये इटालियन मरीन्स इंडिया में, तुरंत वापस आ गए। समझ गए। बाद में आप देखोगे ये केस फिर एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का बन गया। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन किस बात का था, इंडिया ने बोला कि इन दोनों इटालियन मरीन्स को हम लोग इंडियन सॉइल पे इनके खिलाफ केस चलाएंगे, इंडिया में इनके अगेंस्ट केस चलेगा, सजा इंडियन लॉस के हिसाब से मिलेगी। इटली बोला नहीं, अगर इन्होंने गलती की है तो इटली में हम इन इटालियन मरीन्स के खिलाफ केस चलाएंगे, इंडिया में इनके खिलाफ केस नहीं चलेगा। ये केस कहां पहुंच गया, ये केस पहुंच गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन द हेग नीदरलैंड्स। और अभी एक द हेग नीदरलैंड्स ने क्या बोला, इन्होंने बोला दोस्तों, इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बोला कि भाई ये जो इटालियन मरीन्स थे, इनके पास इम्यूनिटी है, और इस इम्यूनिटी के चलते इंडिया के कोर्ट में इनको ट्राई नहीं किया जा सकता। भले ही इंडिया, इस पूरे केस में इंडिया और इटली दोनों के पास कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है, यानी इंडिया के पास भी ज्यूरिसडिक्शन था क्योंकि उसके वाटर्स में ये काम हो रहा था, और इटली के पास भी ज्यूरिसडिक्शन था क्योंकि इटली के मरीन्स को ये लगा कि हमें अपनी सिक्योरिटी करनी है, और ये पायरेट्स थे इसलिए उन्होंने उनको मार दिया। यहां पे सिर्फ इटली के फेवर में बात नहीं गई, यानी इटली के फेवर में बात क्या गई कि भाई इन मरीन्स को इंडिया में ट्राई नहीं किया जाएगा, ठीक है भाई, लेकिन इंडिया की फेवर में भी कुछ बात कही गई है। इटली ने क्या व्यू पॉइंट रेस किया, इटली ने व्यू पॉइंट रेस किया कि आर्टिकल 100 ऑफ द उनक्लोज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। आर्टिकल 100 ऑफ द उनक्लोज ये बोलता है कि भाई हमारे पास ये राइट है कि हम पायरेसी को कंट्रोल कर सकते हैं समुद्र में, हमारा ऑब्लिगेशन है कि हम पायरेसी को कंट्रोल करें समुद्र में। हम तो पायरेसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और हमने जब पायरेसी को कंट्रोल किया तो इंडिया के वेसल्स ने हमारे शिप को पकड़ लिया और अपनी टेरिटरी में जबरदस्ती ले गए और हमारे मरीन्स को अरेस्ट कर लिया। तो इंडिया ने गलत किया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा नहीं, गलत है, ये जो इंसिडेंट है ये पायरेसी का इंसिडेंट नहीं है। साफ साफ बोला है पीसीए ने, यहाँ पे पीसीए ने साफ साफ बोला है, दिस इंसिडेंट इज नॉट एन इंसिडेंट ऑफ पायरेसी। ठीक है, तो इटली इंडिया के अगेंस्ट में ये इल्जाम लगा रहा था कि भाई ये पायरेसी का इंसिडेंट था, जबकि पोर्ट ने बोला कि ये पायरेसी का इंसिडेंट नहीं था। बट चलिए, आपके मरीन्स ने अगर 2 फिशरमैन को मार दिया है, हो सकता है उन्होंने पायरेट समझ के मारा हो, तो उनके पास इम्यूनिटी है, और उस इम्यूनिटी के चलते हम उनको छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको कंपनसेशन देना होगा।
जो भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन फैमिलीज को भी नुकसान हुआ है, आप उनको कंपनसेशन देंगे और प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड करिए। ये सब बातें कही गई। तो ये चीजें हैं। अभी के लिए आप दोस्तों ये बोल सकते हो कि ये जो केस है ये पार्टली इटली जीत गई है, इटली को यहाँ पे फायदा हुआ है, इटली ने अपने मरीन्स को बचा लिया। लेकिन जरूरी ये है कि भले ही इटली ने इंडिया में अपने मरीन्स के ट्रायल को रोक लिया है, जरूरी ये है कि इटली ने पहले जो प्रॉमिस किया था, और इटली ने प्रॉमिस क्या किया था कि इन इटालियन मरीन्स को इटली के कोर्ट्स में ट्राई किया जाएगा, तो इनको इटली के कोर्ट में ट्राई करना चाहिए। भले ही ये इंडिया का डिप्लोमेटिक फॉल आउट है, बट इटली ने भी जो प्रॉमिस किया उनको वहां पे वो करना चाहिए। अच्छा, उस समय पे दोस्तों हुआ ये कि एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन, जब ये सब चीजें हो रही थी ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक स्टेटमेंट इशू किया, और इस स्टेटमेंट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन इशू एजेंसी ने सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट को वरीयता दी। किसके ऊपर? सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट। इस सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट में इन मरीन्स को इम्यूनिटी थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या बोला कि हम सेपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट को इस 2002 के एक्ट से ज्यादा वरीयता देंगे। तो होगा ये कि अगर इस सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट को लगा दिया गया इन मरीन्स के ऊपर, तो इन मरीन्स को मौत की सजा भी दी जा सकती है। तो अब बात ये हुई कि जैसे ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये चीज लेके आई, भैया पूरा यूरोपियन यूनियन गुस्सा हो गया, डिप्लोमेटिक फिरोर हो गया। यूरोपियन यूनियन ने बोला हम इंडिया के खिलाफ ट्रेड सैंक्शंस लगा देंगे, बट वो चीज एस्केलेट नहीं हुई, रुक गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पे ये बोला था कि इस कोर्ट को, इस इश्यू को अगर कोई टैकल कर सकता है तो वो सेंटर है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला इसको टैकल नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला भी उस समय उधर आई थी कि हम टैकल करेंगे, हमारे यहाँ गलती हुई है। फाइनली आप देखोगे वो मरीन्स अब इटली वापस चले गए। अगर इटली की सरकार अपने प्रॉमिस पे खरी उतरी तो वो उनको वहां पे ट्राई करेगी, उनके खिलाफ एक ट्रायल वहां पे चलेगा। लीगल और डिप्लोमेटिक डोमेन्स में आप देख सकते हैं कि इटली की यहाँ पे थोड़ी सी जीत हुई है, ठीक है, बट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया के फेवरेबल स्टैंड भी बोला है कि ये जो केस था केरला फिशरमैन का, ये पायरेसी का केस नहीं है। तो ये पूरा इशू है दोस्तों। इस इशू से रिलेटेड भी सवाल आप पे आ सकता है, तो हल्का फुल्का आपको बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जो मैंने आपको दी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।